sir, coming to the first question is कि suppose I want to be at your place 4 से 5 साल बाद मेरे को स्टैंडिंग काउंसिल बनना है या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मेरे को बैंक्स के साथ काम करना है, मेरे को म्यूनसिपल ऑफिस में काम करना है. सो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर फॉर दैट कि मैं लॉ स्कूल के अंदर ही खुद को ऐसा प्रिपेयर कर लूँ कि मैं बाद में उस जगह पहुँच जाऊँ. क्योंकि सर होता क्या है ना, एवरीबडी सेज कि अपने इंटरेस्ट का काम करो, ये करो वो करो, बट सर पता ही नहीं पड़ता इंटरेस्ट कहाँ पे. अभी मेरा फाइनल ईयर आ गया, बाय फार मेरे को पता नहीं पड़ा कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है, किस में कम. हाउ टू डू दैट? ट्रू. इसके अंदर क्या है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं पता लगता कि आप क्या चाहते हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद में 7 साल हो गए और मेरे एरिया ऑफ वर्क काफ़ी चेंज हुए हैं. स्टार्टिंग में द क्रिमिनल साइड ज़्यादा था मैं, और अब धीरे धीरे करते हुए सिविल साइड ज़्यादा हो रहा हूँ, और लोग आज भी मेरे को क्रिमिनल लॉयर ही मानते हैं. हाँ, तो थोड़ा सा एक वो टाइम लगता है, एंड यू नेवर नो कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है अनटिल यू टेस्ट इट, राइट. तो एक चीज़ तो क्या है कि हमें क्लियरिटी होनी ज़रूरी है स्टार्टिंग ऑफ आवर ईयर्स कि हम किस एरिया में जा सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर हमें नॉलेज ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में तो ऑब्वियसली हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे. हम जिस जनरेशन के अंदर हैं आज की डेट में, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आपके सूट्स देख के या एक दो टीवी शो देख के कि ये लाइफस्टाइल रहती है, आप घुस जाते हो और आपको लगता है कि ये महीने भर में आ जाती है कि मैं ना महीने भर के अंदर मैं तो काम करना चाहता हूँ और मैं महीने भर में पता नहीं क्या कर लूँगा, मैं राम जेठमलानी बन जाऊँगा. मतलब पहले दिन ही मैं चाहूँगा कि मैं 1 करोड़ की फीस कोट करूँ. दैट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि आपसे 30 साल पुराने लोग ऑलरेडी फील्ड के अंदर हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका नाम है वहाँ पे, और ऑब्वियसली उनका ही चलेगा. तो आप उनके बराबर की फीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड इट्स गोना टेक टाइम, तो वन नीड्स टू बी पेशेंट. लेकिन पहली चीज़ है कि हम क्लियरिटी कैसे लेके आए इसके अंदर. और सर पहली चीज़ आती है कि इट्स नॉट अ रेस. आप कभी भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को कि वो आज की डेट में 3 साल के अंदर इतना कर चुका है, हम इतना पीछे हैं. मे बी उसकी इंटर्नशिप्स अलग थी, मे बी उसका वे ऑफ वर्क अलग है, उसका सीनियर अलग है, तो उनका एरिया चेंज हो जाता है, सीनियर ने काफ़ी मदद की है. देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. लेकिन इट्स नॉट अ रेस. लेकिन ये बेटर रहता है कि हम कितना जल्दी जानें कि हमें क्या चीज़ चाहिए. तो मेरा हमेशा ये रहेगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से कि हम एटलीस्ट ये पिक करें कि हमें किस टाइप के एरिया में जाना है. कम से कम स्टार्टिंग के 2 साल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और 2 साल के बाद हम ये देख लेंगे अब हमें ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं. मतलब ब्रॉड कैटेगरी बना ले एक दिमाग. हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए लिटिगेशन है, तो आपको पता है कि लिटिगेशन के अंदर इस ऑफिस के अंदर मेरे को बाद में जाना पड़ेगा. मेरा मे बी वो लिटिगेशन साइड जाना है, मे बी मुझे जुडिशरी अच्छी लग रही है कि आई वॉन्ट टू बी मोर ऑफ मैं जस्टिस करना चाहता हूँ सोसाइटी के साथ. इट्स नॉट ईजी, लेकिन तब भी इस पर भी मैं आऊँगा. और इसके अलावा फर्म्स हो गई, आप फर्म्स में जाना चाहते हो कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी लगती है, दे आर बैंक जॉब्स ऑल्सो, तो दे आर सो मैनी अदर ऑप्शंस. लेकिन आपको सारी चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए कि ये ऑप्शंस हैं. अगर आपको पता ही नहीं है और आप अंधा खेल रहे हो तो फिर थोड़ा इशू रहेगा. फर्स्ट थिंग इज सर नटशेल कि एक पता ब्रॉड कैटेगरी बना लो कि ये ऑप्शंस होते हैं, देन वर्क ट्राई टू गेट जितना एक्सपीरियंस वहाँ से ले सको. और आई थिंक कि आपको स्टार्टिंग में 2 साल एक बार ये देखना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. आप लेटर ऑन उन ऑप्शंस में आप कहाँ जाना चाहते हो वो आप लास्ट के 3 साल में कर सकते हो कि अब मैंने अपना बना लिया, मेरा माइंड सेट ये है, मैं इसी एरिया में जाना चाहूँगा. सो आई गिव एन एग्जाम्पल. मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ राइट नाउ डूइंग PhD फ्रॉम स्वीडन. उसको कोई आइडिया नहीं था. उसके फादर चाहते थे कि वो जज बने या लिटिगेशन करे. उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं यहाँ रुकूँ. 3rd 4th ईयर के अंदर वो एक स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए समर स्कूल के लिए गया था, एंड दैट वाज फॉर एनवायरमेंट लॉ. उसके बाद उसने LLM किया एनवायरमेंट के अंदर. उसके फादर ने वापस ये कि तुम लिटिगेशन करो या ऐसे कुछ, और बिल्कुल साफ कह दिया कि आई वोंट बी फंडिंग यू. एंड आई एम रियली हैप्पी कि ही डिड दैट, बिकॉज आज की डेट के अंदर फुली फंडेड उसको स्कॉलरशिप मिली. ही इज़ देयर फॉर 4 years नाउ. अभी 1 साल हुआ है, लेकिन अगले 4 साल वो वहीं रहेगा और पढ़ाएगा भी, एंड ही वुड बी अर्निंग ऑल्सो, एंड इट्स हिज प्लेट ऑफ वर्क. वो अपनी टेस्ट की चीज़ें मिल चुकी हैं उसे, अब उसको पता है कि वो आगे क्या करना है. मैंने ट्राई करी नई चीज़ें, मैंने केम टू नो. लेकिन मेरे को ये बोलना आपको काफ़ी अच्छा लगा कि यार अब वो वहाँ पे पहुँच चुका है, ही इज़ देयर. लेकिन वी डोंट नो उसने कितना वर्क हार्ड किया है. ही वुड हैव सेंड अराउंड मोर देन 1000 एप्लीकेशंस या कुछ. तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आप स्टार्टिंग में ही अपना बना लो कि अब मेरे को ये चीज़ करनी है. उसको 4th ईयर के एंड में पता लग गया था कि मैं अब ये करना चाहता हूँ, तो इस एरिया में जाना पड़ेगा, ये चीज़ों को पिक करना पड़ेगा. ठीक है सर. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग इस पॉडकास्ट की, हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट, कि फर्स्टली हाउ टू गेट अपॉइंट एज अ स्टैंडिंग काउंसिल. इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है,
क्योंकि सर पब्लिक डोमेन के अंदर इफ यू सी मेरे को इस पॉडकास्ट से पहले ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं, देन अपनी बात हुई उसके बाद आई गूगल के अच्छा कैसे क्या होता है। तो सर कुड यू प्लीज़ टेल अस इन जस्ट की अबाउट योर प्रोफाइल, अबाउट स्टैंडिंग काउंसिल की प्रोफाइल, द टाइम पीरियड, द रेम्यूनरेशन, इसका कुछ आइडिया? यूजुअली जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं तो हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं, पैनल्स होते हैं और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एंड आई वुड से कि एक इंसान को बहुत जल्दी ये नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इसी चीज़ को पकड़ के बैठूं, क्योंकि हमारी यही एज है स्टार्टिंग के 10 साल 15 साल की, आप टेस्ट कर सकते हो, लेटर ऑन आपको एक चीज़ पसंद आई, आप उसी चीज़ में रह जाओगे और आप बोलोगे अब मैं चेंज नहीं करना चाहता, आई एम वेरी मोर कंफर्टेबल विद इट। लेकिन आप स्टार्टिंग में जब टेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को तो आप सारी चीज़ें देखना चाहोगे एंड आई वुड से कि गवर्नमेंट पैनल जो होते हैं उनके बहुत फिक्स क्राइटेरियाज रहते हैं कि हमें इतने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, मिनिमम एरिया ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या इस जब आप कोई पर्टिकुलर फोरम में जा रहे हो तो हमें इस फोरम से रिलेटेड आपके इतना एक्सपीरियंस चाहिए, आपका बेसिकली लिटिगेशन इतना हो जाना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, आपके कुछ जजमेंट्स होने चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आपका पीछे का कितना टाइम दिखा रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया में वर्क किया है। मान लो अगर आप मोटर क्लेम्स के अंदर हो तो आप अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे तो आप वो बोलेंगे हमें इतने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए आपके पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप बैंक्स में जाओगे तो प्राइवेट बैंक्स आपको डायरेक्टली नहीं लेते, आपका समय हमेशा नेशनलाइज बैंक अगर हो गया तो यू आर वेरी क्लियर टू गो, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक है तो वो आपको ऑलरेडी आगे पुश कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप बड़े पैनल देख रहे हो इट्स नॉट इजी एंड एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो सर फ्रेशर्स के लिए इट्स लाइक कि मिनिमम हर बैंक के लिए, हर जगह के लिए एक एक्सपीरियंस फिक्स है कि इतने हम टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद यू कैन अप्लाई। एंड सर इसमें आप लोगों को केसेस किस तरीके से अलॉट होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द जो आपका ऑफिस इंचार्ज है, ऑफिस इंचार्ज है, वो आपको अलॉट करते हैं डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का जो मैनेजर होगा वो देखेगा, उनका जो लीगल सेल का होगा, ही वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग केसेस टू द लॉयर्स कि मैं इनको इतने दूंगा, ये वाली ब्रांच का है तो इनको इतने हैं। रैंडम रहता है। अच्छा, इट्स नॉट इन योर हैंड कि। और जैसे कि अगर हम सेंट्रल स्टैंडिंग काउंसिल बोले तो उसके अंदर हमारे स्टार्टिंग के अंदर तो क्या था कि रैंडम आपके डिपार्टमेंट्स होते थे, आपने डिपार्टमेंट ले लिया और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके पास रहेगा। अब क्या है, एएसजी जो है हमारे वही अलॉट करते हैं, तो उसके डिपेंड्स ऑन आपके क्या सिस्टम है, ट्रेंड क्या है आपकी स्टेट के अंदर या आपके। अच्छा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्रोसीजर, पर मोस्टली जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं एएसजी वो आपको जनरली अलॉट करते हैं केसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में। सर बेसिक पे स्केल क्या रहता है इन वर्क्स में? लाइक यू हैव प्रीवियसली वर्कड विद बैंक, म्यूनिसिपल बॉडीज, अभी स्टैंडिंग काउंसिल। पहले तो काफ़ी कम रहता था, अब विद टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और देयर आर पैनल्स जो कि आपको 500 रुपये भी देते हैं एक केस के। कुछ पैनल्स हैं जो आपको अपीयरेंस के हिसाब से देते हैं कि 3000 5000। अच्छा। और डोंट एक्सपेक्ट टू मच। अच्छा, कि सुनने में ऐसा लगता है कि तो नहीं, लेकिन बहुत लिमिटेड पे स्केल ही रहता है इसके अंदर, ज़्यादा खुशी नहीं होते। और क्योंकि आप अकेले लॉयर नहीं होंगे, काफ़ी सारे लॉयर्स होंगे, वो बात अलग है। आप एक लेवल के बाद जाके आपकी स्पेशल फीस आ जाए तो वो चीज़ अलग है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल। अच्छा। लेकिन आपकी बहुत बेसिक सी एक पे स्केल रहती है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। अच्छा, एंड सर मोस्टली सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर होती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम? डिपेंड्स। कई डिपार्टमेंट्स हैं तो उनका जो मैनेजर है या फिर जो हायर अथॉरिटी है वो देखेंगे कि हम कितने टाइम में चेंज करें, और कईयों का रहता है कि फिक्स पीरियड है, 3 इयर्स का है, 3 इयर्स के बाद वापस अगर आप रिन्यू कराओ उसे, अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो दे डू दैट। अच्छा, फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है वापस से। सर नोटिफिकेशंस का रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सर एंसेलरी क्वेश्चन वुड फॉलो अप कि फॉर एग्जांपल कोई एक लॉयर है, उन्होंने स्टैंडिंग काउंसिल की तरह काम कर लिया या किसी बैंक के साथ काम कर लिया, बहुत साल तक उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में काम करा, तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस का स्कोप बाद में बचता है। इट इज़ लाइक कि आप अब इतने डिपार्टमेंट्स में काम कर लिया, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो गई तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ही चलेगी, या फिर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं निकल जाता है। सो हाउ इट्स लाइक? ओके, तो आपकी जो पैनल प्रैक्टिस है वो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस को कितनी हेल्प कर सकती है, ये दोनों साइड है। इसके अंदर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑब्वियसली आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केसेस नहीं ले सकते, तो अगर मैं यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो केसेस है वो नहीं ले सकता, तो मेरा ऑब्वियसली एक एरिया तो खत्म हो गया कि ये पर्टिकुलर टाइप के केसेस मैं नहीं ले सकता।
लेकिन और भी स्कोप है तो आई कैन डू दैट। लेकिन ये मेरे लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब उन लॉयर्स के लिए इतना इशू नहीं रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। जो स्टेट के लिए होते हैं उनके लिए थोड़ा इशू रहता है। थिंक अबाउट दिस कि एक सरकार आई 5 साल के लिए है वो वहाँ पे, तो 5 साल के अंदर आप कोई प्राइवेट केसेस नहीं ले पाओगे जहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व है। तो अगर आप स्टेट के खिलाफ केस नहीं देते तो आपके बहुत लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क रह जाता है जब आप प्राइवेट साइड से आ रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट साइड से आपको बहुत अच्छे पैनल्स मिलेंगे 5 साल के लिए, तो आपकी एटलीस्ट उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस जीरो हो जाती है। आप वापस आओगे, मे बी आपका नाम अच्छा है, यू हैव बीन डूइंग गुड वर्क, यू विल कम, द केसेस विल कम बैक टू यू। लेकिन आई थिंक कि इंडिपेंडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पैनल प्रैक्टिस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को ज़्यादा फ्लरिश रखना चाहिए और फिर साथ साथ आपकी जो पैनल प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी। सर, कमिंग टू द लिटिगेशन प्रैक्टिस वाला पार्ट, आप अपने ऑफिस में डू यू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स? हाँ बिल्कुल। सर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई ओवर देयर, जो भी देख रहा है? आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे ईमेल कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन आई जस्ट लुक इनटू इट। और वैसे हम काफ़ी ओपन हैं इस चीज़ के लिए, नए स्टूडेंट्स को जितना भी हम सिखा सकते हैं और जितना पुश कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए। दैट सर, आई विल प्रोवाइड योर ईमेल आईडी और लिंक्डइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दर्शन डाल देना, ठीक है? दैट वुड बी इनफ। सर, फाइनल टिप्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स? ज़िंदगी भर सीखते रहोगे तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एंड कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं वैसे बताना चाहूँगा। आपकी जो केसेस जो आपके फेवर में आएंगे, जिनका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आप उनसे ज़्यादा कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि आपके फेवर में आ गया, आपको पता है कि अब ये हो गया, अब आपने फाइल बंद कर दी। लेकिन अगर केस आपके अगेंस्ट में जाता है, एडवर्स ऑर्डर होता है, तो आपको हमेशा लगता है कि यार आई कुड हैव मेड अ बेटर आर्ग्यूमेंट। अगर मैं इस एंगल से आता तो शायद जज को और बेटर कन्विंस कर पाता, शायद बेटर रिजल्ट्स रहते, मे बी वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये हो सकता। तो आप हमेशा बेटर करने की कोशिश करोगे अगर आपको पता है कि एडवर्स हुआ है, क्यों आप सोचोगे उस बारे में मैं बेटर कैसे करूँ। लेकिन अगर आपके फेवर में गया है तो यू वुडंट थिंक ट्वाइस। हाँ, तो ये चीज़ रहती है। एंड आई वुड से स्टार्टिंग में आपको मनी नहीं देखना चाहिए। अगर आप लिटिगेशन में हो तो एटलीस्ट 7 ईयर्स आपको मॉनिटरिंग नहीं देखना चाहिए कि मेरे को क्या मिल रहा है। आपको जितना ज़्यादा काम हो सके, जितनी ज़्यादा अपीयरेंस हो सके, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सको, जितनी फाइलें हाथ से निकाल सको, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक टाइम के बाद आपका एक नाम बन जाए, उसके बाद यू कैन आस्क फॉर व्हाट एवर अमाउंट, आई गेस इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। करेक्ट। सर, एक क्वेश्चन दिमाग में अभी आया, जैसे आप जिंदल से पास आउट हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो छोटी सो कॉल्ड छोटी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उनका नाम नहीं होता। सर, यू आर इनटू प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। सर, आपको लगता है कि कॉलेज टैग एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाता है बच्चों के लिए इन कोर्ट में? काफ़ी हद तक अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो आपकी बुकिश नॉलेज बहुत लिमिटेड रहती है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, जो कि अपन इन फील्ड बोलेंगे, जैसे मान लो आप जज के सामने हो तो इट डजेंट मैटर कि लॉ पॉइंट क्या बोल रहे हो, वो बात हो वो पर्टिकुलर इंसान जो वहाँ बैठा है उसके मन में क्या है, क्या उसको वो इन टाइप के केसेस में रिलीफ देता है नहीं देता, उसका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि लॉ क्या बोल रहा है, वो पर्टिकुलर इंसान के मन में क्या, आपको वो रीड करना ज़्यादा जरूरी है। तो एट टाइम्स आपको यू नीड टू बी वेरी क्विक ऑन योर फीट। कोर्ट क्राफ्ट के ऊपर कभी कभार जैसे आप चाहे कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, लेकिन वो आदमी सिर्फ आपसे 2 लाइन सुनना चाहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होनी चाहिए वो 2 लाइनें क्या हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको जानना कि वो क्या स्टोरी जानना चाहता है। एंड आई वुड से कि आपका एज ए लिटिगेशन के अंदर एक पर्टिकुलर केस एक स्टोरी जैसा होता है, इट्स अ स्टोरी टेलिंग। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए आप अपनी खुद की स्टोरी बता रहे हो और वो जो इंसान है उसको समझ आना चाहिए कि हाँ, ये जो है ये अच्छी स्टोरी है, मे बी इस जगह मैं इसको बेनिफिट दे सकता हूँ। एक ही इंसान को कन्विंस करना है, आप उस पर ही फोकस करो। अदरवाइज अगर हम कॉलेज में सीखते हैं तो हम लॉ सीखते हैं, हम चीज़ें रटते हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव आता है। मोरओवर अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा उस चीज़ पे मेरे को लगता है कि हमें रटने के लिए थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है कि आप सेक्शंस रट के जाओ कि 125 क्या कहता है, 376 क्या कहता है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए। हमारे कॉलेज में थोड़ा सा वो था कि यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स। आप अपने एग्ज़ाम के अंदर आपसे ये पूछा है ये अप्लाई कैसे होता है और कैसे नहीं होता। आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होते, क्योंकि आपकी बुक तो हमेशा आपके पास रहेगी, बेयर एक्ट हमेशा रहेगा, जज के पास भी बेयर एक्ट रहता है, लॉयर के पास भी रहता है। इट्स गुड कि आपको याद है वो चीज़, लेकिन आप रट के जाओ वो चीज़ जरूरी नहीं। वो अप्लाई कैसे होगा वो ज़्यादा जरूरी है। So long run में hard work pays. हार्ड वर्क एंड
अटेम्प्ट्स, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करोगे। ठीक है, थैंक यू सर ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।